है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंड पर। रुक कर लेते हैं खबरों का। सीएम मनोहर लाल से तीसरी वार्ता के बाद आरडीए के लेटर जारी कर वापस ले लिए हड़ताल। वहीं आपको बता दें कि 2 दिसंबर से रेजिडेंट डॉक्टर्स पीजीआई में नियमित रूप से काम पर लौटेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव करने और समय देने के लिए सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया। तो वहीं आपको बता दें कि तीसरे दौर की वार्ता के बाद आरडीए का ऐलान यहां पर किया गया। आपको बता दें कि हड़ताल वापसी का फैसला आरडीए द्वारा लिया गया है और साथ ही सीएम मनोहर लाल का आभार भी जताया है। डॉक्टरों की हड़ताल के बाद अब आरडीए ने फैसला लिया है। लेटर जारी कर हड़ताल वापस लेने का फैसला यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा लिया गया। तो वहीं 2 दिसंबर से सभी पीजीआई वापस लौटेंगे। वही खबर अब रेवाड़ी से है, जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जिला निगरानी और समन्वय समिति की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें कि बैठक के दौरान उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। बैठक में रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें कि धारूहेड़ा में राजस्थान के भिवाड़ी से आने वाले गंदे पानी के मामले पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि 1 महीने में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिला निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। वही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की और उस दौरान उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। जो पिछला टारगेट इसमें दिया गया था, जिन भी अधिकारियों ने उसको टारगेट को अचीव नहीं किया, तो उसमें सबको ही डांट की नहीं कह सकते, लेकिन सबको आदेश तो दिए ही गए हैं। आपका धारूहेड़ा का भी मामला था, जिसमें बवाड़ी का जो गंदा पानी आ रहा है, उसमें टीम बनाई थी और उसकी वर्किंग रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने बल्कि अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसी तरह से हमारा एक लीलोड का मामला भी था, जो एनटीपीसी के प्लांट से जो वेस्ट पानी आ रहा है, तो दोनों तरफ से ऐसा ही था कि एनटीपीसी वाले अधिकारी कह रहे थे हमारा पानी नहीं है। अंबाला में अधिकारी अपनी शाख के चलते सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अधिकारियों का लाल नीली बत्तियों से मुंह भंग होता नहीं दिख रहा है। अंबाला में ये मुद्दा कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करने पहुंचे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल के समक्ष उठाया गया। उन्होंने डीसी को तुरंत आदेश दिए और कार्रवाई की बात कही है। सरकार ने वीआईपी कल्चर को खत्म करते हुए लाल नीली बत्तियां बैन कर दी थी। लाल नीली बत्तियां सिर्फ इमरजेंसी वाहन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अंबाला में ज्यादातर अधिकारियों ने अपनी गाड़ियों पर लाल और नीली बत्तियां अपनी गाड़ियों पर लगाई हुई हैं और डीसी अंबाला को छोड़ दें तो बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो इस कानून की सरेआम उल्लंघना करते नजर आते हैं, धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। तो अंबाला से खबर आपको बता रहे, जहां पर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकारियों की गाड़ियों में लाल और नीली बत्तियां लगी हुई हैं और ऐसे में जहां अब लगातार इस बात की मांग भी उठाई जा रही है। वहीं अमेरिका से आए प्रवासी भारतीय दंपति गीता जयंती महोत्सव का आनंद लेने पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती विदेशों से आने वाले पर्यटकों और यात्रियों से ही सफल होगी। आपको बता दें कि अप्रवासी भारतीय नरेंद्र जोशी ने पत्नी के साथ विभिन्न राज्यों के स्टॉलों का अवलोकन किया। नरेंद्र जोशी ने नजर बटू देखकर कहा कि अमेरिका में किसी को नजर नहीं लगती। इस दौरान महोत्सव में दंपति ने खूब लुत्फ उठाया। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर अमेरिका से आए प्रवासी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने गीता जयंती महोत्सव का आनंद लिया और साथ ही साथ महोत्सव में लगे स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मैं
सालों से गीता जयंती पे आ रहा हूँ। आज मेरी वाइफ मेरे साथ है, हम दोनों ही आते हैं गीता जयंती पे। और पिछले 5-6 साल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से कि जितने भी प्रवासी भारतीय है पूरे हिंदुस्तान से बाहर से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए सरकार की ओर से जो इतने अच्छे काम किए हुए हैं, जितनी कथाएं लगा रखी हैं और लाखों लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, लेकिन उनका फायदा यहाँ जो इंडिया के लोग हैं उन्हीं को ही होता है। जो बाहर से विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, जैसे हम आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे पास कोई कार पास नहीं शुक्रिया बताने का। सोनीपत की आरपीएफ पुलिस ने 3 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो रेलवे लाइन चोरी करने का धंधा करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरमान, साजिद और दीपक निवासी सोनीपत के रूप में हुई है, जिनके कब्जे से 10 रेल की लाइन जिनकी लंबाई 4 से 8 फुट के करीब रही है और अब रेलवे लाइनों को भी बरामद कर लिया गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर युद्धवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से जब पुलिस ने गहन पूछताछ की तो उन्होंने पिछले वर्ष भी रेलवे लाइन चोरी करने के गुनाह को भी कबूल लिया है और ये आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनको अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। तीन अपराधी गिरफ्तार हुए, अरमान, साजिद, दीपक। ये रेल लाइन में उठाकर बोलेरो गाड़ी में भर के ले जा रहे थे 26 तारीख को। तब तो गाड़ी पलट गई थी, मौके से भाग गई, उनको उसी में चोटें लगे हैं। ये रात हमें गिरफ्तार। नानौन के हांसी रोड पर सिद्धार्थ पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार एक निजी बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बस चालक अपना संतुलन खो बैठा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के 2 हिस्से हो गए, वहीं बस के अगले हिस्से भी क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं आपको बता दें कि ट्रैक्टर चालक घायल हो गया और कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही नानौन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बस और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हुई है, तो वहीं इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये नानौन अनाज मंडी से ट्रैक्टर आ रहा था और हांसी की तरफ से बस आ रही थी ये, तो ये इसने बस वाला ने गलत साइड से ट्रैक्टर के अंदर सीधी जो है उसमें टक्कर लगाई है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। वहीं आपको बता दें कि हांसी पुलिस ने क्रिमिनल मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए पुलिस अब क्रिमिनल पर निगरानी रखेगी। हांसी एसपी नितिका गहलोत ने ऐप को लॉन्च किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी ने कहा कि इस ऐप के जरिए बदमाशों का जेल से बाहर आते ही संबंधित सभी अफसरों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके बाद उस क्रिमिनल की मॉनिटरिंग की जाएगी। एसपी नितिका गहलोत ने कहा कि इस ऐप में सभी क्रिमिनलों के रिकॉर्ड दर्ज हैं, तो वहीं उनकी प्रॉपर्टी का भी लेखा जोखा दर्ज किया गया है। इस ऐप को हांसी पुलिस के कर्मचारियों ने तैयार किया है। कि सारे क्रिमिनल्स का हांसी पुलिस ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, क्रिमिनल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो प्राय देखा जाता है कि हमारे जुरिस्डिक्शन में जो भी क्रिमिनल्स हैं वो अपना टेरर फैलाते रहते हैं, उनके ऊपर इतने एफआईआर दर्ज होते हैं, नॉन क्रिमिनल्स होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, वो समाज में अपना दबाव बना के रखते हैं। कोई उनको बाहुबली के नाम से जानता है और ये लोग काफी ठेके में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में सांठगांठ करते हैं। फतेहाबाद में जिला प्रशासन और सूचना जनसंपर्क विभाग ने गीता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का पंचायत भवन प्रांगण में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अलावा आजादी के अमृत महोत्सव में हरियाणा का योगदान, स्वयं सहायता समूह के उत्पाद और विभागों की योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी देखने को मिलेगी। तो उपायुक्त जगदीश शर्मा ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला स्तरीय गीता महोत्सव 2022 के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगी। कार्यक्रम के तहत 4 दिसंबर को नगर शोभा यात्रा भी
निकाली जाएगी। फतेहाबाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर आपको बता दें कि पंचायत भवन में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो वहीं भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसे लेकर बैठक भी की गई और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। सोनीपत जिले में बिजली विभाग के 69,727 डिफॉल्टर सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि उपभोक्ताओं पर 235 करोड़ रुपए बकाया है। 18,874 लोगों ने ब्याज माफी योजना का लाभ उठाकर 5 करोड़ 85 लाख का ब्याज माफ कराया है और बिजली विभाग को 28 करोड़ 97 लाख की राशि जमा कराई है। तो वहीं बिजली निगम ने 31 दिसंबर तक ब्याज माफी योजना को बढ़ा दिया है। बिजली निगम ने डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। योजना के तहत 30 नवंबर तक जुड़ने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ किया जाना था, लेकिन 30 नवंबर तक जिले में महज 18,874 उपभोक्ता ही बिजली निगम की इस योजना से जुड़ पाए हैं, जबकि जिले में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की संख्या करीब 69,727 है। ऐसे में बचे हुए उपभोक्ताओं को बिल जमा करवाने का एक और मौका देते हुए बिजली निगम ने अब इस योजना को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं है कि डिफॉल्टर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाँ, ये जरूर है कि डिफॉल्टर उपभोक्ता अभी भी काफी हद तक हमारे सिस्टम में शामिल है। और अगर मैं बात सोनीपत जिले की करूं तो अभी हमारे सिस्टम में 69,000 के आसपास कंज्यूमर्स ऐसे हैं, जिसमें 47,000 कंज्यूमर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। वो अभी बिजली की हमारे बिल की राशि उचित समय पर या नियत समय पर जमा नहीं करा पा रहे हैं और उनको हम डिफॉल्टर की श्रेणी में काउंट करते हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस ने मिट्टी व्यापारी जर्नैल सिंह का अपहरण कर 20 लाख फिरौती मांगने के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को तमंचे सहित काबू किया है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने नशा करने के लिए फिरौती की मांग की थी। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की अदालत से रिमांड लेकर हर पहलू पर जांच की जाएगी। मिट्टी व्यापारी अपहरण का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपियों का कहना है कि नशा करने के लिए उन्होंने फिरौती की मांग की थी। एक मिट्टी व्यापारी जर्नैल सिंह का लाडवा से अपहरण हो गया है और अपहरण करने के बाद तुरंत ही जिसने अपहरण किया था, जो आरोपी थे, उन्होंने उसके भाई से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तो उस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमारी सीआईए 2 की टीम ने श्रीमान सुरेंद्र सिंह भोरिया आईपीएस एसपी के दिशा निर्देश अनुसार हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले उसको, जिसका अपहरण हुआ था, उसको यमुनानगर पुलिस की सहायता से तुरंत नाकाबंदी करके उनको छुड़वाया। रुक करते हैं बड़ी खबर का। बाडा नगर पालिका को लेकर आज होगा जनमत संग्रह। मतदान के लिए 80 पुलिसकर्मी तैनात, बूथों पर ही होगी मतगणना। बाडा जनमत संग्रह को लेकर धारा 144 लागू, मतदान केंद्रों में 100 मीटर क्षेत्र में रहेगी पाबंदियां। ये बड़ी और अहम खबर। बाडा जनमत संग्रह को लेकर धारा 144 लागू की गई। वहीं आपको बता दें कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर के क्षेत्र तक पाबंदी रहेगी। साथ ही बाडा नगर पालिका को लेकर आज जनमत संग्रह होगा, जहां मतदान के लिए 80 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। तो वहीं बूथों पर ही मतगणना भी की जाएगी। तो बाडा जनमत संग्रह को लेकर धारा 144 भी लागू की गई है। साथ ही मतदान केंद्रों के 100 मीटर के क्षेत्र पर पाबंदियां होंगी। ये बड़ी और अहम खबर। मतदान केंद्रों के 100 मीटर के क्षेत्र में होंगी पाबंदियां। बाडा नगर पालिका को लेकर आज होगा जनमत संग्रह। मतदान के लिए 80 पुलिसकर्मी तैनात, बूथों पर ही होगी मतगणना। ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि बाडा जनमत संग्रह को लेकर धारा 144 भी लागू की गई। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से 80 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। ये बड़ी खबर। बाडा नगर पालिका को लेकर आज होगा जनमत संग्रह। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, तो साथ ही साथ कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगी। आपको बता दें कि कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र बुलाए जाने को भी
मंजूरी दी। जहां शीतकालीन सत्र की तारीख को लेकर चर्चा की गई, हालांकि बाद में सत्र की तारीख को बदलकर 26 दिसंबर कर दिया गया। वहीं बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए के निवेश और 20,000 रोजगार देने का लक्ष्य है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने आयुष चिकित्सकों की भर्ती को मंजूरी दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 4 अधिनियमों के निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही जीएमडीए और एफएमडीए में सीओ नियुक्त के संबंध में नियमों में संशोधन की प्रस्ताव की भी मंजूरी दी गई है। साथ ही पंजीकरण में भी 25% की छूट व्यक्तियों को अब दी जाएगी। फिलहाल रेवाड़ी एम्स के लिए जमीन को आधिकारिक तौर पर लीज पर देने की भी मंजूरी मिली है। कितना समय चलेगा, किधर चलेगा, ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो उस दिन तय करेगी। 22 तारीख को आज हम अपने रिकमेंड करके दोनों साल को भेज रहे हैं। 22 तारीख को एम्स जिसकी चर्चा बहुत समय से चल रही है और काफी लोगों ने उसके लिए कहा किया है जिसको करना चाहिए। और विधिवत आज उसको लैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लीज पर देने का 99 साल की लीज का उपाय हो गया है। और अब उनके लिए वास्ता हो गया उनको लीज का शिलान्यास करके और एम्स उसकी मीटिंग बने और चालू हो। एक पॉलिसी हमने जमीन को विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स है, प्रकल्प है, उनको किसान उसमें जमीन दे, वॉलंटियरली दे। तो पहले 2 पॉलिसीज हैं। एक है ई भूमि पर जमीन खरीदते हैं, यही एक्विजिशन तो ही है, लेकिन एक्विजिशन में डिस्कस किया हुआ उसमें ई भूमि पर म्यूचुअल एक नेगोशिएशन के माध्यम से जमीन खरीदी जाती है। दूसरी पॉलिसी में बनाई है वो पूलिंग पॉलिसी। एक पर्टिकुलर एरिया में किसान को उसकी एरिया के हिसाब से एक प्लॉट दे दिया जाता है और पूलिंग करके उस प्लॉट को वो बेचता है। अब तीसरा एक और लेके आया है वो पार्टनरशिप पॉलिसी। किसान किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप भी कर सकता है। उसमें जितनी किसान की जमीन कलेक्ट्रेट होगा उसको पैसे पहले दिया जाएगा और जो डेवलपमेंट का खर्चा वो सरकार लगाएगी। फिर उसको जो उसका रिसीट होगी उस रिसीट में 50% प्रॉफिट जो है जमीन के मालिक का और 50% सरकार का, एजेंसी जो बनाएगी उसका। तो ऐसा प्रो डेटा जिससे जमीन उसको बांटते रहेंगे। 80% इस प्रकार से घटने के बाद 20% जो रहेगी तो उसका एवरेज वेटेड प्राइस है उससे उसको सरकार में घटे और किसान को उसका जो प्रॉफिट दे जाएगी को छूट मिलेगी। इस प्रकार से प्रोत्साहन देते हैं पुराने वाहनों को लोग डिस्करेज करें, न करें और नए वाहन करें। एक विषय जो पुलिस के जो वाहन है, हमारा 112 की जो गाड़ियां चल रही है उस पर ड्राइवर्स की कमी थी। वहां डबल शिफ्ट में 24 घंटे चलती है सर्विस, जो उसमें 1500 नए पुलिस के ड्राइवर्स ये भर्ती किए जाएंगे। अभी पहले तो एचकेआर में करेंगे और बाद में फिर उनमें से प्रमाण शक्ति अवस्थित की जा सकती है। अभी 1500 एचकेआर में लिए जाएंगे। वाहन स्क्रैपिंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से आई है, जिसमें एनसीआर एरिया में 10 वर्ष की अवधि पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 वर्ष पूरी कर चुके जो पेट्रोल के वाहन हैं, अब उनके ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाहर अभी पैसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके लिए उनको डिस्करेज करने के लिए और जो आदमी अपना पुराना वाहन छोड़कर नया वाहन लेगा 10 साल और 15 साल वाले वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन लेगा तो उसको 10% की मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी, या उसमें जो उसका स्क्रैप वैल्यू है जो उसने भेजा है उसका देगा, उसका 50% कीमत दोनों में से जो कम होगा वो छूट नए वाहन खरीदने में मिलेगी। मनोहर कैबिनेट के फैसले, विधानसभा सदस्यों की वेतन भत्ते पेंशन को मंजूरी। विधायकों के ड्राइवर का भत्ता 20,000 रुपए किया। पीए का भत्ता भी 20,000 रुपए किया गया। नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को मिली मंजूरी। कपड़ा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी। 20,000 रोजगार देने का लक्ष्य।
जीएमडीए और एफएमडीए में सीओ नियुक्त नियमों में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी। कमर्शियल वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन लेने पर 10% की छूट। 200 स्क्वायर मीटर से छोटे प्लॉट के डिवीजन को मंजूरी। 200 से कम करके 100 स्क्वायर मीटर किया। इसके लिए रजिस्ट्री 1990 से पहले की होनी चाहिए। रेवाड़ी एम्स के लिए जमीन को लीज पर देने की मंजूरी। 1500 एसपीओ की ईआरवी चालकों के रूप में भर्ती को मंजूरी। वाहनों के वीआईपी नंबरों की ई नीलामी प्रणाली को मंजूरी। किसानों के लिए पार्टनरशिप पॉलिसी लाई गई। पॉलिसी में 50% प्रॉफिट किसानों को होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।